संविधान के अध्ययन के क्रम में आज संघ की कार्यपालिका अर्थात भाग 5 का हम अध्ययन करेंगे। आप इससे पूर्व के अंक में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ और कैसे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका है उसका अध्ययन आपने विस्तृत ढंग से किया था। आज जो प्रोटोकॉल के क्रम में यदि हम देखें, संवैधानिक पदाधिकारियों का प्रोटोकॉल देखा जाए तो उस क्रम में आज उपराष्ट्रपति का पद है। डिप्टी हेड ऑफ द स्टेट के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका है। अतः प्रोटोकॉल के क्रम में अब जो है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री या फिर गवर्नर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरीके से एक प्रोटोकॉल का क्रम है। सीजेआई, स्पीकर, तो वो तो अध्ययन होगा, लेकिन आज जो राष्ट्र के डिप्टी हेड ऑफ द स्टेट के रूप में जो भूमिका है वो उपराष्ट्रपति की है और उसका अध्ययन हम क्रमबद्ध ढंग से करेंगे। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 63 है उसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। मैं थोड़ा सा जो हमारे साथ जुड़े प्रतियोगी छात्र हैं, मैं उनका उत्साहवर्धन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से अनेक ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो झोपड़ी में रह करके अध्ययन कर रहे हैं या कहीं किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे रहते हुए वो अध्ययन कर रहे हैं। तो उन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए है कि मंजिलें लाख कठिन आए, गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा, और लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन जिधर मैं जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा। तो ये जो प्रतियोगी छात्र हैं, बड़े कठिन परिश्रम के बाद वो सफलता अर्जित करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये छात्र अपने मुकाम तक पहुँचे। आज का जो हमारे अध्ययन का क्रम है वो उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर विल बी अ डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहिए कि ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ऑफिस है इसका। ये जो है संवैधानिक क्रम में दूसरे नंबर पर पद है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसे हम कहेंगे कि भाई डिप्टी हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। डिप्टी हेड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी वो जो है भारत का जो गणतंत्र है उसमें दूसरे क्रम पर उसका पद आता है। तो भारत के का एक उपराष्ट्रपति होगा और इसका जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। लेकिन यहाँ पर साथियों जो अनुच्छेद 64 है वो ये बताता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो होगा। अर्थात तो ये कहा जाए कि एकमात्र भारतीय संविधान का ऐसा पद है जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी वो जो है उस सदन का सभापतित्व करता है। तो ये जो पद है उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो एक पद है वो वस्तुतः अमेरिका से लिया गया है। जिस प्रकार अमेरिकी उपराष्ट्रपति वहाँ की संसद जो कांग्रेस है उसके उच्च सदन सीनेट का सभापतित्व करता है। वो सीनेट का
सदस्य न होते हुए भी उसका सभापतित्व करता है, उसी प्रकार भारत में भी जो उपराष्ट्रपति है, सामान्य काल में उसकी भूमिका वस्तुतः राज्यसभा के संचालन में होती है और राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उस राज्यसभा का सभापतित्व करता है। तो अनुच्छेद 64 ये कहता है कि राज्यसभा का वो पदेन सभापति होगा, यानी एक्स ऑफिसो होगा। तो सामान्य काल में उसकी यदि भूमिका देखी जाए तो राज्यसभा के सभापतित्व का दायित्व है और इस दायित्व को पूरा करने में के लिए उसका ये कार्य होता है कि राज्यसभा का संचालन करना, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना और राज्यसभा के सदस्यों को के प्रश्नों, सदस्य जो भी प्रश्न पूछते हैं उनका क्रम निर्धारित करना और प्रश्न पूछने की अनुमति देना, ये सब कार्य सामान्य रूप से उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति 64 के अनुसार राज्यसभा का संचालन करता है और इसके अतिरिक्त पहले हम समझ लें कि राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद को धारित कर सकता है। तो भारत में स्पष्ट प्राविधान है भारतीय संविधान में। पहली बात तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो और ये नागरिकता जन्म से हो सकती है, यानी ये सिटीजनशिप बाय बर्थ हो सकती है और ये जो है अंगीकृत भी हो सकती है, यानी अडॉप्टेड अन्य देशीय नागरिक जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो वो भी अर्हता धारित करता है। दूसरा ये है कि 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, यानी 35 वर्ष में एक भी दिन कम न हो, ऐसा ये आयु संबंधी जो अर्हता है। फिर दूसरा ये है, तीसरा पॉइंट, कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद वो व्यक्ति धारित न करता हो, लेकिन यदि वो मंत्री के पद पर है या विधायक के पद पर है तो वो जैसे ही निर्वाचित होगा ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने पद को त्याग दिया है। तो ये जो है राज्यसभा का चूंकि सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है तो चौथी एक अर्हता ये भी जुड़ती है कि वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता धारित करता हो। तो यहाँ पर पहले 3 बिंदु वैसे ही हैं जैसे कि राष्ट्रपति की अर्हताएं हैं, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए ये था कि वो लोकसभा के सदस्य होने की अर्हता को धारित करता हो, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के मामले में वो राज्यसभा के सदस्य होने की अर्हता को धारित करता हो। तो ये जो है 4 योग्यताएं वो निर्धारित हैं संविधान के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए। इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में गंभीर उम्मीदवार ही प्रतिभाग करें, अतः इसका जो नामांकन होगा निर्वाचन हेतु उसके लिए 20 प्रस्तावक, निर्वाचक मंडल के 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए निर्वाचक मंडल में। यहाँ पर एक अंतर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या है वो क्रमशः 50-50 रखी गई है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक ही पर्याप्त है। इसके बाद जो है जैसे ही राष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है तो फिर उसे जो है अनुच्छेद
69 के तहत, आर्टिकल 69 के तहत उसे शपथ लेनी पड़ती है। और ये जो है शपथ, वो पद एवं गोपनीयता से संबंधित शपथ वो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, और यह राष्ट्रपति द्वारा नामित ऐसे व्यक्ति के समक्ष लेता है। जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष लेगा या राष्ट्रपति के समक्ष, यानी तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो कोई अपना प्रतिनिधि भी नामित कर सकता है, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर शपथ प्रारूप में ये है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है और वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करते हुए वो जो है पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा, इस बात की वो शपथ लेता है। अगला पॉइंट की जो है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया समझ लेते हैं। पहले मैंने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अंतर है। जहां राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। मतलब निर्वाचित और नामित दोनों सब होते हैं इसमें, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं किए जाते हैं, और ना ही दिल्ली एवं पांचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये एक अंतर है कि उपराष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल निर्धारित किया गया है, उसमें संसद के दोनों सदन अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर निर्वाचन के अप्रत्यक्ष रीति, इनडायरेक्ट प्रोसेस जो निर्वाचन का है उसे लिया जाता है, और इस अप्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत हम जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था को लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुपालन किया जाता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो ये प्रक्रिया साथियों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की हो गई। अब आते हैं एक, जब वो शपथ ग्रहण कर लेता है तो अनुच्छेद 68 ये कहता है कि वो जो है अपने पद पर पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन इससे पूर्व भी वो जो है 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व भी वो जो है राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के माध्यम से वो पद को त्याग सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्राविधान है कि उसके पदावधि के भीतर ही राज्यसभा एक प्रस्ताव ला करके, जिस पर लोकसभा सहमत हो, मात्र साधारण बहुमत से वो जो है उपराष्ट्रपति को अपदस्थ कर सकती है राज्यसभा,
ये प्राविधान संविधान में किया गया है। अगला, उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों को समझते हैं। यहाँ पर एक स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलती है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए अनुच्छेद 61 में एक महाभियोग प्रक्रिया दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा वो जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन ये जब प्रक्रिया चलती है तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है। बाकी वो जो है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का कोई आधार संविधान में उल्लेखित नहीं है। जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में ये दिया गया है कि संविधान के उल्लंघन की दशा में संसद महाभियोग प्रक्रिया लाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं है कि किस आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प राज्यसभा ला सकती है। अब आते हैं कार्य एवं शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। तो साथियों, उपराष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों को अगर हम देखें तो दो तरीके की हैं। पहली बात तो ये है कि सामान्य काल में चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसो होता है, और पदेन सभापति होने के कारण वो जो है उसका दायित्व तो सामान्य काल में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है और उपराष्ट्रपति जैसा कोई कार्य नहीं होता, अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में उसका दायित्व तो होता है कि वो राज्यसभा का सफल संचालन करे। नंबर 2, वो राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखे। नंबर 3 ये है कि भाई राज्यसभा के सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे, प्रश्नों के पूछने का क्रम निर्धारित कर दे। यानी कहने तात्पर्य ये है कि राज्यसभा की जो कुछ भी प्रक्रिया है वो संचालित करने का दायित्व उपराष्ट्रपति का वैसे ही है जैसे कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति वहाँ के उच्च सदन सीनेट के संचालन का दायित्व रखता है। ये उसकी भूमिका है साथियों। लेकिन यदि मृत्यु, पदत्याग अथवा महाभियोग की दशा में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, यदि ऐसी स्थिति आती है कि मृत्यु, पदत्याग अथवा महाभियोग के चलते वो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यानी आर्टिकल 70 जो कहता है यदि इन कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो इससे क्या है ना कि राज्य अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और राज्य अंतराल किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं माना जाता है। तो राज्य अंतराल से निपटने के लिए ये व्यवस्था कर दी गई है कि तत्काल जो है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो ऐसे में उसकी कार्य एवं शक्तियाँ वही सब होंगी जो राष्ट्रपति द्वारा संविधान में निर्धारित है। तब वो जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नहीं कार्य करेगा, और ऐसी स्थिति में जो उपसभापति है राज्यसभा का, जिसे राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित करते हैं, तो जो उपसभापति होता है वही वो जो है राज्यसभा के संचालन का दायित्व निर्वहन करता है, और उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। और जब वो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है तो उसे वही वेतन भत्ते तथा सुविधाएं या राष्ट्रपति भवन मिलता है जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है। तब वो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते नहीं लेता, बल्कि वो जो है
राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते और सुविधाओं को ग्रहण करता है। तो ये 70 अनुच्छेद 70 में ये व्यवस्था दी गई है कि वो जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। लेकिन संवैधानिक बाध्यता ये है साथियों यहाँ कि 6 महीने से अधिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को धारित नहीं करेगा, क्योंकि ये संविधान में प्राविधान है कि पद त्याग, मृत्यु अथवा महाभियोग की स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो 6 महीने के भीतर नए निर्वाचन द्वारा इस पद को भर दिया जाना चाहिए। ये व्यवस्था दी गई है। और आप जानते हैं कि जब जो है तीसरे राष्ट्रपति वो जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरि ने राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया था। और जब नए चुनाव में वीवी गिरि वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार हुए तो ऐसी स्थिति में वो जो है उस समय के जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन किया था। तो ये स्थिति साथियों क्लियर हो जानी चाहिए कि सामान्य काल में उपराष्ट्रपति का दायित्व वो राज्यसभा का विधिवत संचालन करना है, जबकि मृत्यु, पद त्याग एवं महाभियोग की स्थिति में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो है राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा और उसे वही कार्य एवं शक्तियाँ हासिल होंगी जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित हैं। साथ में वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं भी वो राष्ट्रपति वाली ही प्राप्त करता रहेगा। तो अगला पॉइंट साथियों एक यहाँ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी है। वो जैसे आप समझ रहे हैं कि राज्यों के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसमें जो कुलाधिपति होता है वो गवर्नर होता है, वैसे ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जितने, उनका जो है कुलाधिपति वो उपराष्ट्रपति होता है। एक पॉइंट यहाँ पर और है कि चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन संबंधित विवाद हो या उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन संबंधी विवाद हो, वो उनका अंतिम निर्णय वो जो है सर्वोच्च न्यायालय को होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत यदि उपराष्ट्रपति को अपने पद को त्यागना पड़ता है तो पद पर रहते हुए जितने भी उसने कार्य किए हैं उन कार्यों को अविद्यमान घोषित नहीं किया जा सकता। वो जो है विधिक प्रक्रिया में रहेंगे, यानी वो जो है इलीगल नहीं हो सकते। ये अनुच्छेद 71 ये कहता है कि निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद आएंगे वो उच्चतम न्यायालय वो उसका निर्णय अंतिम होगा। और साथ में जो भी उस पद पर रहते हुए कार्य किया है उपराष्ट्रपति ने, और या राष्ट्रपति के लिए भी यही बात है, तो उसके कार्यों को अविद्यमान घोषित नहीं किया जा सकता। साथियों, अब तक देखा जाए तो 2 कार्यकालों के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले वो जो है मोहम्मद हामिद अंसारी हैं, जो 2 कार्यकालों के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। और एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और एक और पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति वीवी गिरि, आर वेंकटरमन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए, यानी
पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर थे और वीवी गिरि और वेंकट रमन उसी दौरान राष्ट्रपति चुन लिए गए। राष्ट्रपति चुनाव हार जाने के कारण भैरों सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के पूर्ण होने के पूर्व ही वो पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये तथ्य 2-3 जो राष्ट्रपति से जुड़े उनको याद रखिएगा। और इसके साथ ही गोपाल स्वरूप पाठक हैं, जैसे बीडी जत्ती हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी और एक भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति चुने नहीं गए। वैसे अधिकांश व्यवस्थाएं रही कि उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए, लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती और मोहम्मद हामिद अंसारी, हिदायतुल्ला खां और भैरव सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में वो राष्ट्रपति चुने नहीं गए या वो जो है चुनाव में जिन्होंने प्रतिभाग नहीं किया। तो साथियों, उपराष्ट्रपति जो डिप्टी हेड ऑफ द स्टेट यानी भारतीय गणतंत्र के डिप्टी हेड के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका का उल्लेख किया गया। उपराष्ट्रपति के अध्ययन के उपरांत अब संघ की कार्यपालिका में एक महत्वपूर्ण पद का भी अध्ययन आज ही कर लिया जाए। उसमें जो तीसरा पद है प्रोटोकॉल के क्रम में, अगर हम देखें, वरीयता के क्रम में देखें, तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री यानी शासनाध्यक्ष का पद है। और प्रधानमंत्री का पद संसदीय शासन प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो इस पद के अध्ययन करते समय हमें व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात जो बहुमत दल का नेता होता है उसे वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसकी सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर साथियों, यदि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो संवैधानिक बाध्यता ये है कि उसे 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करने की अनिवार्यता होती है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री वो लोकसभा का सदस्य हो, जैसा कि ब्रिटिश परंपरा में है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। लेकिन भारत में ये अनिवार्यता नहीं है। वो ये व्यवस्था है कि यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो राज्यसभा अथवा लोकसभा किसी की सदस्यता उसे 6 महीने के भीतर ग्रहण करनी होती है। और आप जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह जी और देवगौड़ा 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो है राज्यसभा की सदस्यता जिनके पास हासिल थी और वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा में कहा गया कि प्रधानमंत्री वस्तुतः समकक्षों में प्रथम होता है। वो समकक्षों में प्रथम यानी कि अन्य मंत्रियों में उसकी केवल अग्रगण्य गिनती होती है, तो ये कहना उचित नहीं है। वो समकक्षों में प्रथम नहीं, बल्कि उससे तो हम ये कहेंगे कि वो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है जैसी स्थिति है उसकी, कि जो है अन्य मंत्रियों का कद और पद
दोनों ही उसके सामने बहुत बौने हैं। और प्रधानमंत्री का जो है पद वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। और उस समय जब वह अपने दल का निर्विवाद जो है नेता होता है तो ऐसे में उसकी शक्तियां बहुत ऊपर होती हैं। और आप देखते हैं कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के इतिहास को अगर देखा जाए तो इस पद पर रहने वाले जैसे पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी या जो है अटल बिहारी वाजपेयी या वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब अपने दल के सर्वमान्य नेता हैं। और इनका जो कद है वो जो है बहुत ऊपर है अन्य मंत्रियों से। तो ये कहना कि समकक्षों में प्रथम होता है वो उचित नहीं। वो वस्तुतः जो मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब है उसकी आधारशिला के रूप में प्रधानमंत्री होता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व वो संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति होता है। और ये कहा जाता है कि एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के विरुद्ध माना जाता है और सरकार का अंत हो जाता है। कहने तात्पर्य ये है कि वो एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के प्रति एक सामूहिक जिम्मेदारी संसदीय शासन प्रणाली में तय की जाती है। यहाँ साथियों एक पक्ष में और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे कभी कभी जब त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन जाती है और किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्रायः प्रधानमंत्री जो बनता है वो गठबंधन सरकार को लीड करता है। तो ऐसे में गठबंधन की अपनी जो है विरोधाभासी स्थितियां होती हैं। तो प्रायः ये देखा गया है कि चाहे वो प्री पोल अलायंस हो या आफ्टर पोल अलायंस हो, दोनों में प्रधानमंत्री की वो स्थिति नहीं रहती जो संपूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त दल के नेता की होती है। तो यहाँ पर प्रायः गठबंधन सरकारों के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका वो कद नहीं रह जाता। या आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों को समझते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के कार्य वास्तव में परिभाषित होने की अपेक्षा अपरिभाषित अधिक हैं। और प्रधानमंत्री की भूमिका आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी बड़े निजी संगठन का जो सीईओ होता है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, कुछ वैसी भूमिका उसकी होती है। और वो हर पक्षों को अपने में समाहित करता है। यानी प्रधानमंत्री आप भी मान लीजिए कि वो राष्ट्र के सफल संचालन से जुड़े हर मुद्दों से जुड़ा होता है। उसके कार्य बहुआयामी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं और उन्हें परिभाषित किया जाना वो मुश्किल है। या कह सकते हैं कि वो जो है जो राष्ट्ररूपी जहाज का मुख्य संचालक है वो हर परिस्थितियों के लिए वो स्वयं को तैयार रखता है। तो यहाँ पर फिर भी जो प्रधानमंत्री के कार्य उन शक्तियों को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहली बात तो राजनीतिक कार्य और दूसरा ये है कि प्रशासनिक कार्य। तो राजनीतिक कार्य जो प्रधानमंत्री के होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जो उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। जैसे पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति को अपने दल के भीतर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखना होता है और
दल में बिल्कुल समन्वय स्थापित करके आगे चलने का कार्य वो प्रधानमंत्री करता है। अन्यथा दल के अंदर जो है विघटनकारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी तो प्रधानमंत्री कमजोर हो जाएगा। दूसरा, यदि वो गठबंधन सरकार को लीड कर रहा है तो वो विभिन्न दलों के बीच वो समन्वय और सामंजस्य बनाए रखने का कार्य भी वो प्रधानमंत्री का होता है। तीसरा ये है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यदि बहुमत उसका समाप्त होता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वो 50 सदस्य लिखित रूप से अगर लोकसभा में प्रस्ताव ला करके और वो प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का वो अंत हो जाएगा। तो ये भी उसे ध्यान रखना होता है कि लोकसभा में उसका बहुमत बना रहे। तीसरा उसका कार्य ये है कि वो जो है जनमत का अध्ययन करता रहता है, लगातार जनमत का अध्ययन करता रहता है और जनमत का अध्ययन करते हुए वो मैंडेट का अध्ययन करता रहता है और अपने पक्ष में जनमत करने का प्रयास, जनमत लाने का प्रयास करता है। यदि ऐसा वो जो है कर पाने में असफल हो जाएगा तो फिर जो है उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। दूसरा जो है आगामी चुनाव में उसे सफलता हासिल नहीं होगी। तो इस प्रकार उसके जो राजनीतिक कार्य हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इन कार्यों को वो जो है तत्परता से करता है। अगला हम आते हैं प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य जो है प्रधानमंत्री के, उसे समझते हैं, एक एक बिंदु पर समझते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे जो प्रधानमंत्री के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कोई बड़ा जो प्राइवेट समूह होता है उसका जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन कई पक्षों को समेटते हुए करता है। वैसे ही प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। तो प्रशासनिक कार्यों को का जो समूहीकरण किया गया है वो पोस्ट कार्य के तहत, और ये पोस्ट कार्य को ये जो है आपको मैं एक एक पॉइंट स्पष्ट करूंगा और लोक प्रशासन से पोस्ट कार्य शब्दावली ली गई है। इसमें पहला जो पॉइंट ये है कि पोस्ट कार्य में पी फॉर प्लानिंग, यानी प्रधानमंत्री का पहला दायित्व है कि वो जो है नीति का निर्धारण इस प्रकार करे, नीतियों का ऐसा नियोजन करे जो राष्ट्र को सफलतापूर्वक आगे ले जाने में अपना योगदान दे। पहला बिंदु यही है कि नियोजन, प्लानिंग उसकी ऐसी हो कि राष्ट्र को सफलता के क्रम में आगे बढ़ाता रहे। और आप जानते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति आता है तो नीतियों के निर्धारण में वो आमूल चूल परिवर्तन करता है। आप समझ सकते हैं कि 2014 में जब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो योजना आयोग था उसके स्थान पे नीति आयोग का गठन किया और नीति आयोग में बहुत सारे ऐसे तत्व शामिल किए जो जैसे निजी संगठनों की प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किए जाते हैं। तो पहला कार्य उसका महत्वपूर्ण है कि नीतियों का निर्धारण, यानी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, और पॉलिसीज़ जब अच्छी होंगी तभी उनका क्रियान्वयन बेहतर हो पाएगा। इसलिए पहला कार्य प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पी फॉर प्लानिंग, यानी नियोजन करना। इसके बाद जो है आते हैं ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग, संगठनों की स्थापना अपने अनुरूप करे, यानी राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
वो संगठनों की स्थापना करता है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। इसके अंतर्गत वो जो है प्रधानमंत्री नए मंत्रिमंडलों की स्थापना, विभागों की स्थापना, उनका पुनर्गठन, यानी जो राष्ट्र की आवश्यकताएं होती है उनके अनुरूप संगठनों, मंत्रालयों का निर्धारण ये करना भी वो प्रधानमंत्री का दायित्व है। और आपने देखा कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो फिर नए ढंग से वो जो है मंत्रालयों की स्थापना करता है। जैसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, लेकिन अब उसे एक शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित कर दिया जाना, नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की है उसके तहत। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं, ये प्रधानमंत्री का अपना कार्य है। इसके बाद जो है यस फॉर स्टॉपिंग, स्टॉप से संबंधित कि जो भी हमारी नीतियां हैं उनको पूरा करने के लिए हमें जो है ऐसे दक्ष स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है जो उन नीतियों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित कर सके। क्योंकि अगर जो है ना क्रियान्वयन नहीं होगा बेहतर, ये कहा जाता है ना कि गुड प्लानर्स आर बैड एग्जीक्यूटर्स, बहुत अच्छी प्लानिंग ही हो और उनका क्रियान्वयन बेहतर न हो तो फिर जो है परिणाम अच्छे नहीं मिलते। भारत में आप देखते भी हैं कि नीतियाँ और कानून तो बड़े उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन ग्रासरूट लेवल पर उनका जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके चलते जो है वो अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाती। तो ये जो है स्टॉपिंग उस अनुरूप होनी चाहिए कि जो आवश्यकता हो उसके हिसाब से चले। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगला पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और जो है आगे बढ़ते हैं डी फॉर डायरेक्टिंग। ठीक, निर्देशन कि कैसे हम जो है पूरे संगठन की प्रणाली को आगे ले चलें। तो डी फॉर डायरेक्टिंग ये बड़ा कार्य करता है प्रधानमंत्री, और उचित डायरेक्शन देने का दायित्व भी, यानी उचित निर्देशन देने का दायित्व भी प्रधानमंत्री का होता है। और ये सब जो है कैबिनेट की बैठकों के माध्यम से, मंत्रिपरिषद की बैठकों के माध्यम से वो जो है उचित प्रकार से निर्देशन का कार्य करता है, डायरेक्शन का कार्य करता है। अगला ये दो वर्ड एक साथ है, सीओ फॉर कोऑर्डिनेशन। इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन का जो हिंदी रूपांतरण है यानी समन्वयन बहुत जरूरी होता है, चाहे वो निजी संगठन हो या सरकारी संगठन। यदि समन्वित प्रयास नहीं होंगे तो फिर परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो समन्वित संगठन होना बहुत जरूरी है, यानी संगठन के जो समस्त कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके जो प्रयास हैं वो सभी प्रयास एक दिशा में, उचित दिशा में हो तो वो परिणाम ज़्यादा देंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि समन्वय नहीं है तो फिर परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। समन्वय को इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये लोक प्रशासन की टर्मिनोलॉजी है कि मान लीजिए जो है कि एक घोड़ा गाड़ी है और यदि दो घोड़े हैं, दोनों दिशाओं में उनको नेप दिया जाए तो फिर वो व्यवस्था असमन्वित होगी और दोनों घोड़े खींचेंगे गाड़ी को, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। जब हम उचित समन्वित व्यवस्था करते हैं और दोनों घोड़ों को एक दिशा में नेप देते हैं तो फिर गाड़ी बढ़ने लगती है। वही बात जो है प्रशासन में भी सही है। तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी करे और वो जो है मंत्रिपरिषद की बैठकों में, मंत्रिमंडल की बैठकों में या इनर कैबिनेट की बैठकों के माध्यम से वो जो है विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के प्रयासों के बीच के प्रयासों
के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है और एक उचित दिशा में पूरी व्यवस्था को संचालित करता है। तो ये साथियों अगला आर है रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करना यानी प्रतिवेदन, जो कुछ भी चल रहा है विभिन्न संगठन, विभाग, कार्यालय, मंत्रालय, वो अपनी जो है अपना प्रतिवेदन देते रहें और उस प्रतिवेदन के माध्यम से ये देखा जाए कि जो नीतियां निर्धारित की गई हैं उनका क्रियान्वयन किस हद तक किस तरीके से चल रहा है। और अंत में जो है बी फॉर बजटिंग को हम देखते हैं। इसमें जो है जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री वो वित्त मंत्री के माध्यम से वो बजट प्रस्तावों को संसद के समक्ष रखवाता है और उन प्रस्तावों को पारित करवा के वो भारत की जो संचित निधि है उससे जो है खर्च हासिल करने का एक लाइसेंस हासिल करता है। यानी जो भी अनुदान मांगे हैं हमारी 109 अनुदान मांगे, जिसमें 103 जो है असैन्य प्रकृति की और 6 सैन्य प्रकृति की, उनको बजट के माध्यम से वो पारित करवाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य जो इसमें समाहित किए गए हैं पोस्ट कार्ड में, वो देखा जाए तो इन कार्यों से भी अधिक दायित्व तो प्रधानमंत्री के हैं। प्रधानमंत्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। उसकी ऐसी कूटनीति हो कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष अपने देश के हित को मजबूती से रख सके। ये जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते होते हैं वो उसमें भी प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और ये एक अनुच्छेद 78 महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि अनुच्छेद 78 एक लायबिलिटी फिक्स करता है प्रधानमंत्री पर, एक दायित्व तो निर्धारित करता है कि प्रधानमंत्री समय समय पर जो विधायी कार्य है, विधायी कार्यों की प्रगति और कार्यपालिक दायित्वों के निर्वहन, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हुए हैं उनको समय समय पर प्रधानमंत्री से भेंट करके वो अवगत कराता रहे, ये भी दायित्व होता है। तो साथियों यहाँ पर जो भी कार्य प्रधानमंत्री के कार्य में शक्तियाँ बताई गई हैं उनसे भी अधिक ये कह लीजिए कि जो मैंने प्रारंभ में ही कहा कि प्रधानमंत्री का कार्य परिभाषित होने की अपेक्षा अपरिभाषित अधिक है। यानी उसके जो दायित्व हैं वो विविध हैं और वो विविध दायित्वों का निर्वहन करता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री के कार्यों को हम यही कहेंगे, कार्य शक्तियों को, कि वो बहुआयामी कार्यों का निर्वहन करता है और जो है संसदीय शासन प्रणाली में उस शासनाध्यक्ष के रूप में भूमिका अदा करता है। साथियों इसी के साथ जो है आज का अंक हमारा पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।